मैं अपनी टैक्सी पर फ्रंट सीट को पीछे किए सर पर टोपी रखे अपने हसीन ख्यालों के मजे लूट रहा था। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने टैक्सी को एक साइड पर खड़ा कर रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि सड़कों पर पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा। मेरे लिए शहजादपुर घर पहुंचना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। घर तो खैर पहुंचना मुश्किल था ही, लेकिन गाड़ी खराब होने का मुझे ज्यादा डर था। और फिर हाल जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं गाड़ी को ठीक करवाता। इसलिए सोचा कि गाड़ी को एक तरफ कर लेता हूँ। मेरे कौन सा पीछे बीवी बच्चे हैं जो मेरे इंतजार में सूख रहे होंगे। इसलिए बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। अपनी सीट को पीछे की तरफ किया और बड़े ही आराम से लेट गया। सर पर पहनी हुई टोपी अपने मुंह पर रखी और सो गया। जहां मैंने गाड़ी खड़ी की थी वह सड़क काफी साफ थी और मेन रोड था, लेकिन वहां था सुनसान। अभी इस फैमिली को मैं छोड़कर आया था। वह शहर से कुछ दूर नूरगंज गांव में रहती थी। फैमिली को तो छोड़ दिया था, लेकिन वापसी में बारिश ने ऊधम मचा के रख दिया था। इतनी तेज तूफानी बारिश कभी कभी ही यहां पर होती है, लेकिन जब होती है तो अगली पिछली सारी कसर खत्म कर देती है। आज भी ऐसी ही बारिश थी और सवारी मिलना भी यहां पर मुझे मुश्किल नजर आ रहा था। मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं अभी गहरी नींद में गया ही था कि मेरी खिड़की का दरवाजा खटका। मैंने टोपी हटा के देखा तो एक लड़की पूरी बारिश में भीगी हुई थी, लेकिन उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वह बेहद बदहवासी में थी। बाल खुले हुए थे, होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी, आंखों का काजल रोने की वजह से शायद फैल गया था। वह बेहद परेशान थी, जोर जोर से खिड़की को बजा रही थी। मैंने जरा सी खिड़की खोली। मैंने कहा, जी कहिए। तो कहने लगी, जल्दी से दरवाजा खोले। लेकिन आवाज में लड़खड़ाहट सी थी। आंखें नींद से चूर थी या नशे से, यह मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन वह रो रही थी। मैंने जल्दी से गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल दिया। वह जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। फिर कहने लगी, जल्दी जल्दी चलो। मैंने कहा, कहाँ चलूं? कहने लगी, सीधा चलो। बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। मैंने कहा, जगह का नाम बता। कहने लगी, मुझे नहीं पता है मैं यहां पर कहां पर हूं। मैंने कहा, ये तो पता है ना कि जाना कहां है। वह बार बार अपने सर पर हाथ मार रही थी। आंखें उसकी नींद से चूर हुई जा रही थी, जैसे कि जबरदस्ती जागने की कोशिश कर रही हो। वह यह सोचने की कोशिश कर रही हो कि उसे कहां जाना है। अजीबो गरीब किस्म की लड़की थी। कहने लगी, वह मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे नहीं छोड़ेगा वह। उसने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए हैं। ये कहते कहते वो पिछली सीट पर अपना सर गिरा चुकी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने कहा, हेलो मिस। मैंने ड्राइविंग तो शुरू कर दी थी, लेकिन वह लड़की अपने होश खो चुकी थी। मैं तो एक अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन में फंस गया था। इसका क्या करूं? कहां लेकर जाऊं? क्योंकि वह तो बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी की रफ्तार मैं तेज भी करता था, तब भी गाड़ी आगे जाकर फंस जानी थी। वैसे भी उस गली में बहुत अंधेरा था। फिर मुझे यह भी डर हुआ कि पता नहीं बेचारी किससे बच के आई है। कपड़े उसके वाकई जगह जगह से फटे हुए थे। गले में दुपट्टा भी नहीं था। मैंने गाड़ी को रोका, पीछे पलट के देखा तो बाजू पर नाखूनों की खरोंच के निशान थे और ऐसे ही निशान उसके गले पर भी मौजूद थे। मैंने फौरन से अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि उसके कपड़े उसके गले से भी फटे हुए थे। काफी ज्यादा कुछ उसका नुमाया हो रहा था। मैंने अपने ऊपर पर लपेटी हुई शॉल को उतारा और उस लड़की पर डाल दिया, क्योंकि वह अब पिछली सीट पर लेट चुकी थी। उसके ऊपर चादर मुंह तक मैंने ढक दी। फिर एक गहरी सांस ली। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, ऐसी कि उसकी वजह से उसे देख के बड़ों बड़ों का ईमान डोल जाए। मैंने सर को झटका। अभी मैं गाड़ी दोबारा चलाने ही लगा था जब एक गाड़ी मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। पीछे से काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। मैं हैरान कि मेरी गाड़ी को भला कौन रोक सकता है। फिर उसमें से दो नौजवान निकले, मेरी गाड़ी के शीशे को खटखटाने लगे। मैंने गाड़ी का शीशा कुछ नीचे किया। मैंने कहा, जी कौन? तो कहने लगे, तुमने यहां किसी लड़की को भागते हुए देखा है? मैंने कहा, कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता और ना ही मैंने यहां से किसी लड़की को भागते हुए देखा है, क्योंकि सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरी ही गाड़ी चल रही थी।
वह गाड़ी मेरे बाद आई थी और मेरे अलावा कोई गाड़ी वहां थी ही नहीं। तो कहने लगा, अभी तो यहां भाग रही थी कुछ देर पहले। मैंने कहा, मुझे क्या पता किसकी बात कर रहे हो। मैं तो यहां शुक्र कर रहा था कि उस लड़की पर मैंने अपनी शॉल डाल दी थी। वह कहने लगा, वह लड़की हमारे ही घर की है और घर से भाग गई है। मैंने कहा, मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा, ना मैं जानता हूं। वह बार बार पिछली सीट पर देखने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की कुछ यूं लेटी थी कि अपनी टांगें उसने अपने पेट से लगाई हुई थी और शायद सर्दी की वजह से कंपा रही थी, इसीलिए मैंने उस पर शॉल डाल दी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान ना हो बल्कि कोई सामान सा पड़ा हो। उन्होंने कहा, ये पीछे क्या है? मैंने कहा, ये मेरा सामान है। ये भी तुम्हें दिखाऊं कि क्या है और क्या नहीं। क्यों दिमाग की दही बना रहे हो? एक तो तूफानी बारिश ने वैसे ही दिमाग खराब करके रखा हुआ है। टैक्सी है कि चलने का नाम ही नहीं ले रही, और एक तुम हो, बिना वजह मेरा भेजा खाए जा रहे हो। पता नहीं किस लड़की का पूछ रहे हो। अरे जाओ मियाँ, अपना काम करो, हमें भी अपने घर जाने दो। एक तो बेमौसम की बारिश, वो भी इतनी तूफानी, पता नहीं घर कैसे पहुंचे। मैंने चिढ़ते हुए बिगड़े हुए लहजे से उससे बात की। फिर वह वहां से चला गया। गाड़ी में बैठे नौजवान से कहने लगा कि लड़की टैक्सी में नहीं है, मुझे लगता है कि वह कहीं छुप गई है। यह कहकर वो गाड़ी के फ्रंट सीट को खोल के वहां बैठ गया। वह गाड़ी जा चुकी थी। मेरी रुकी हुई सांसें बेहाल हुई थीं, लेकिन फिर वही सवाल था कि इस लड़की का क्या करूं, इसे कहाँ छोड़ूं। बहरहाल काफी मुश्किल से 1 घंटे की मशक्कत करने के बाद मैं अपने घर शहजादपुर पहुंचा। उस वक्त रात के 2:30 हो चुके थे। मेरा घर छोटा सा था, मुझे अपनी टैक्सी बाहर ही खड़ी करनी पड़ती थी। गली भी मुनासिब सी थी, ना तो ज्यादा तंग थी और ना ही ज्यादा खुली। मेरा घर भी मुनासिब सा था, जिसमें मैं अकेला रहता था। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। एक छोटी बहन सलमा थी, जिसकी शादी हो चुकी थी, जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन मैं भी अपने नाम का डीठ था। मैं कहता था कि मैं ऐसा बखेड़ा नहीं पाल सकता। अरे पहले शादी करो, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं मनमौजी बंदा हूं। दिल किया तो मैंने काम किया, और अगर दिल नहीं किया तो पड़ा रहा घर में। मैं ये जिम्मेदारी वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए उस बेचारी ने मुझसे कहना ही छोड़ दिया था। लेकिन घर की सफाई का भी मुझे कोई खास ख्याल नहीं रहता था। मैं बिल्कुल बेपरवाह था। जहां दिल किया चीज को वहीं रख दिया, और जब जी में आया तो पूरा घर चमका दिया। नहीं तो महीने महीने झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाया करता था। सब जगह मट्टी अटी रहती थी और मुझे घबराहट भी नहीं होती थी। लेकिन अब मसला उस लड़की का था। उस लड़की को अंदर कैसे लेकर जाऊं? वह तो बिल्कुल बेहोश थी। बारिश अभी भी बड़ी तेजी से हो रही थी। अभी तो मुझे घर जाकर देखना था कि घर का क्या हश्र हुआ है, क्योंकि सहन में पानी भर चुका होगा और एक कमरे से भी पानी कोने से टपकता रहता था। जब भी बारिश होती थी तो मैं कोई ना कोई बर्तन वहां रख देता था। लेकिन अब क्या करता? इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत मुझे वह लड़की ही लग रही थी जो बेहोश थी। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोला और फिर उसे हिलाने डुलाने की कोशिश की, होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह तो बिल्कुल बेसुध लेटी थी। मैंने दाएं बाएं गली की तरफ देखा, हर तरफ सन्नाटा था। फिर सबकी खिड़कियों की तरफ देखा, वह भी बंद थी। फिर शुक्र की सांस ली। अगर किसी ने मुझे यह हरकत करते देख लिया तो मुझ पर बदनामी का बड़ा सा ठप्पा लगा देंगे। मैंने उस लड़की का बाजू खींचा, उसे बड़ी मुश्किल से घसीट के बाहर निकाला, फिर उसे गोद में उठा लिया। घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। मैं अब दरवाजा भी खोल चुका था। उसे गोद में भर के मैं अंदर लेकर आया। पांव से मैंने दरवाजा बंद किया। पानी से भरे सहन में से होता हुआ मैं कमरे तक आया। अपनी चारपाई पर उसे लिटा दिया। फिर एक गहरी सांस ली। दोनों हाथ कमर पर रख के कमर को जरा सीधा किया, क्योंकि देखने में ही वो लड़की दुबली पतली सी थी, लेकिन उठाने में नहीं। फिर मैंने बाहर जाकर टैक्सी को लॉक किया, शॉल निकाली और घर आकर वही शॉल उस लड़की पर डाल दी। लेकिन मसला यह था कि मेरे घर में कमरा एक था। सहन तो इस तेज बारिश से भीगा पड़ा था, और तेज बारिश में मैं सहन में 2 पल भी नहीं बैठ सकता था।
2 मिनट उस लड़की को गाड़ी से निकाल के कमरे में ले जाने में ही मेरे कपड़े भीग चुके थे। लेकिन खैर, इस कमरे में सोना और भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जहां एक खूबसूरत लड़की अपनी पूरी कयामत के साथ वहां पर लेटी थी। बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मेकअप था, बहुत हसीन भी थी, ऊपर से लिबास भी फटा हुआ था। सहन में जाते हुए भी मेरी नजरें उसे अच्छी तरह से देख चुकी थीं, इसलिए कमरे में सोना बहुत बड़ा खतरा था। मरता क्या न करता, मैं बाहर आ गया। तेज बारिश बरस रही थी, लेकिन सहन का कुछ हिस्सा छूटा हुआ था। मैंने कुर्सी वहां रखी और वहां बैठ गया। हालांकि नींद से तो मेरा भी बुरा हाल था। कमरे में चारपाई भी एक थी, जमीन पर पानी टपक रहा था, इसलिए मैं जमीन पर भी नहीं सो सकता था। और वैसे भी जब वहां वह लड़की सो रही थी, तो मैं तो उस कमरे में भी नहीं जा सकता था। बेशक मैं शरीफ इंसान था, लेकिन फरिश्ता तो नहीं था, और शरीफ इंसानों पर तो शैतान ज्यादा अटैक करता है। इसलिए बड़ी मुश्किल से रात कटी। एक कुर्सी पर बैठ गया, दूसरी कुर्सी सामने रख के उसके ऊपर टांगे रख ली। पता नहीं कब नींद आई, लेकिन बहरहाल गुजारा हो गया था। सुबह जब आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। ब्रूम, झाड़ू लिया और ऐसे ही पानी निकालना शुरू कर दिया। पूरा सहन साफ किया। किचन देखा तो वह भी बर्तनों से भरा पड़ा था। ये बर्तन धो के मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, फिर लड़की के लिए भी नाश्ता बना दिया। वैसे भी 9 बजे बज चुके थे। मैंने सोचा अब उसे उठा देना चाहिए, ताकि वह उठे और उसे वक्त पर उसके घर छोड़ूं और मैं भी आके सुकून से सो जाऊं। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा जरा सा खोला। वह अभी भी सो रही थी, लेकिन चेहरे से शॉल हटी हुई थी। फिर उसे देख के दिल बेईमानी के लिए उकसाने लगा। मैंने सोचा चलो और कुछ नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं, और खूबसूरत चीजें तो होती ही देखने के लिए हैं। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया किस लिए है? फिर मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं जरा सी भी चोरी नहीं कर सकता। पहले चेहरे को देखूंगा, फिर दिल किसी और चीज की फरमाइश करेगा। यह तो बड़ा गलत काम हो जाएगा। मैंने कुछ जोर से दस्तक दी। वह चौंकी, फिर उसने आंखें खोल के कमरे का जायजा लिया, फिर जल्दी से उठ के बैठ गई, फिर मुझे देखने लगी। लेकिन उसकी नजरों में अजीब सा तासुर था। कहने लगी मैं यहां कब से? फिर अपने फटे हुए कपड़े देखे तो मेरी शॉल फटाफट खुद पर डाल ली। मैंने कहा आप शायद रात को नशे में थीं, इसलिए आप मेरी टैक्सी में आ गईं। मैंने आपसे बहुत पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ छोड़ूं, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया और बेहोश हो गईं। इसलिए मुझे मजबूरी में आपको अपने घर लाना पड़ा। आप बेहोश थीं, इसीलिए मजबूरी के तहत मुझे आपको गोद में उठाना पड़ा। लेकिन देखिए, यह मेरी मजबूरी थी। मैंने आपको उठाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप होश में नहीं आईं, तो मजबूरन मुझे आपको उठा के कमरे में लिटाना पड़ा। लेकिन बाखुदा, इससे आगे मैंने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल महफूज हैं। मेरी बात सुनकर वह काफी घबराई। मैंने कहा देखिए, वॉशरूम कमरे से बाहर है, आप मुंह हाथ धो लें और नाश्ता कर लें। मैं नाश्ता तैयार कर चुका हूं। बाकी आप मुझे बता दीजिएगा आपका घर कहाँ है। जगह का भी नाम बता देंगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा। वह कहने लगी कपड़े होंगे आपके पास? मैंने कहा क्या? वह कहने लगी मेरा मतलब है कपड़े होंगे, क्योंकि यह कपड़े फट चुके हैं। मैंने कहा मेरे घर में कोई भी औरत के कपड़े नहीं हैं, मैं अकेला रहता हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं, छोटी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। मैं अकेला हूँ, तो मर्दाना कपड़े हैं। वह चलेंगे? मैंने उससे पूछा तो कहने लगी हाँ, आप मुझे कोई से भी कपड़े दे दें। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अलमारी में से अपना एक मर्दाना जोड़ा निकाल के चारपाई पर रख दिया। वह उसी शॉल में उठकर वो कपड़े उठाकर बाहर निकल गई। वह वॉशरूम में गई। जब बाहर आई तो मेकअप उतरा हुआ था। मेरे दिए हुए उन ढीले ढाले मर्दाना कपड़ों में वो और भी नर्वस सी थी। उसने अभी भी खुद पर वही शॉल पहन रखी थी। मैंने छोटी सी तिपाई पर नाश्ता रखा। वह मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सामने चाय थी और फ्राई अंडा। उसने चुपचाप नाश्ता किया और चाय पीने लगी, लेकिन वह किसी गहरी सोच में डूबी थी। मैंने कहा मोहतरमा, आपको कहाँ जाना है? तो कहने लगी मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूं। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा
वह लोग कौन थे जो कि आपका पीछा कर रहे थे? वह कहने लगी, वह मेरी बदकिस्मती थी जो मेरा पीछा कर रही थी। ये कहकर वह अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा कि जब आप बेहोश हो गई थीं, तो कुछ ही फासला तय करने के बाद उनकी गाड़ी ने मेरी टैक्सी रोकी थी। ये सुन के वह जो चाय का कप अपने होठों पर लगा रही थी, उसने वह हाथ में ही रोक दिया। कहने लगी, फिर कौन था उसमें? मैंने कहा, मैं यह तो नहीं जानता, लेकिन 2 लड़के थे और बदमाश किस्म के लग रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि किसी लड़की को यहां से भागते हुए देखा है। उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने तो आपके ऊपर शॉल डाल दी थी, इसीलिए उन्होंने पीछे देखा ही नहीं कि कौन है। तो मैंने कहा कि मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। उसने सुकून की सांस ली। कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा, वह तो बचा ली, लेकिन अब आगे क्या करना है? मेरे कहने का मकसद था कि मेम साहब, तुम कब तक मेरे घर पर बैठी रहोगी? लेकिन मैं उसे साफ लफ्जों में यह नहीं कह सकता था। हमारा घर मोहल्लेदार टाइप का था। मेरे घर पर तो कोई नहीं आता था, लेकिन जब छोटी बहन सलमा आती थी, तो उसके आसपास बहुत से घरों में रहने वाली लड़कियों से दोस्ती थी, इसलिए वह उनके घरों में भी जाती थी और वह भी हमारे घर आ जाते थे। वैसे भी हमारा पूरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा था, इसलिए कभी खाना नहीं पकता था तो मैं आस पड़ोस से मांग लेता था। वह भी मुझे दे देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में कोई औरत नहीं है, यहां संभालने वाला कोई नहीं है। अब अगर वह एक लड़की को मेरे घर में देखते तो 100 सवाल करते। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी शराफत पर उंगली उठती। वह कहने लगी, मैं क्या कह सकती हूं, आप मुझे किसी यतीम खाने तक छोड़ दें। मैंने कहा, वह कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे? तो कहने लगी, वह मैं आपको नहीं बता सकती, प्लीज आप मुझसे ऐसे सवाल मत करें। मैं भी चुप हो गया कि शायद वो अपनी बातें मुझे बताना नहीं चाहती होगी, उसका अपना कोई मसला होगा। मैंने कहा, ठीक है, आप नाश्ता कर लें, मैं आपको यतीम खाने तक छोड़कर आता हूं। फिर कहने लगी, नहीं नहीं, रहने दें। ऐसा करें कि आप मुझे मेन सड़क तक छोड़ दें, मैं खुद ही देख लूंगी मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा, चलो ठीक है, आपकी मर्जी। नाश्ता करने के बाद वह फिर मेरे कमरे में जाकर बैठ गई। मैं तो समझा था कि मुझसे कहेगी कि मैं उसे मेन रोड तक छोड़ आऊं, लेकिन जब वह कुछ देर तक बाहर नहीं आई, तो मैं उसके कमरे के पास चला गया। इससे पहले कि मैं दस्तक देता, उसकी सिसकियों की आवाजें मुझे सुनाई दी। वह बहुत रो रही थी। मैंने दस्तक दी तो वह चुप सी हो गई। मेरे कमरे में आने से पहले ही अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगी, बस अभी आती हूं। पता नहीं क्यों, पर मुझे अजीब सा दुख हो गया, लेकिन मैं उसे यहां रख भी नहीं सकता था, वरना लोग मुझ पर ही उंगली उठाते या फिर मेरी शराफत पर। कुछ देर में वह बाहर आ गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मैंने कहा, देखिए, अगर आपका कोई भी जानने वाला है तो मुझे बता दें, मैं आपको उसके घर तक छोड़ दूंगा। वह कहने लगी, कोई नहीं है, कह तो चुकी हूं आपको। मैंने कहा, ठीक है। फिर वह मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और उसे मेन रोड पर छोड़ दिया। फिर मैं अपने काम पर निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह लड़की मेरे ख्यालों पर छाई रही। पता नहीं कौन थी, कौन नहीं, अपने बारे में कुछ भी तो नहीं बताया था। पता नहीं वो लड़के कौन थे जो उस वक्त उसका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए थे। सारा दिन मेरे जहन में बस उसी लड़की के इर्द गिर्द ही मेरा जहन घूमता रहा, जिसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। आज रोज से ज्यादा सवारियां मिली। मैं रात को 10 बजे तक फ्री होकर घर आया। अब सोच रहा था कि किस पड़ोसन से खाना मांगूं, क्योंकि बहुत थक गया था। मुझे खास कुछ पकाना नहीं आता था। मेरी बहन सलमा जब घर आती थी तो काफी खाना बना के फ्रीज कर जाती थी, जिससे मेरा गुजर बसर हो जाता था, वरना फिर अंडे बनाकर खा लेता था। आज मैं घर आया, ताला खोला। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, घर का नक्शा कुछ अलग सा लग रहा था। घर काफी साफ सुथरा था। मैं हैरान। मुझे ख्याल आया, ये इतना साफ कैसे हो सकता है, और वह भी खुद ब खुद। कौन आ सकता है कि मेरे घर? कौन आ सकता है? ताला तो मैंने खुद ही खोला था, और किचन में भला उस शख्स का क्या काम हो सकता है? अगर कोई चोर था और भूले भटके मेरे घर में आ भी गया,
तो फिर घर समेटने के बजाय बिखरा हुआ होना चाहिए था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ किचन तक जा पहुंचा। जब अंदर जाकर देखा तो वही लड़की थी। मैं उसे देख के बेहद हैरान हुआ। मुझे देख के वह नजरें झुका गई, कुछ शर्मिंदा सी भी लग रही थी। मैंने कहा, तुम यहां कैसे आई? तो कहने लगी, वह मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने यतीम खाने के बारे में बड़ी बातें सुनी हैं कि वहां पर भी लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं रह सकती, इसलिए मैं वापस आ गई थी। मैंने कहा, तो अंदर कैसे आई? दरवाज़ा तो लॉक था, ताला तो मैंने खोला है। वह कहने लगी, वह मैं आपके घर के बाहर जो दरख्त है ना। मैंने कहा, हाँ। तो कहने लगी, वहां से चढ़ के घर के अंदर कूद गई। मैं बड़ा हैरान हो गया कि आखिर उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वह कहने लगी, मैंने खाना बना दिया है, रोटी भी तैयार है, आप खाना खाएंगे? मैंने कहा, जी हाँ, लगा दें, मैं जरा नहा के आता हूं। पूरा दिन टैक्सी चलाते चलाते बुरी हालत हो जाती थी। मैं जब नहा के आया, उसने खाना उसी छोटी सी तिपाई पर लगा दिया। मैंने कहा, आप नहीं खाएंगी? तो कहने लगी, आप खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। मैंने खाने के दौरान उसका जायजा लिया। अभी भी वह मेरे ही कपड़ों में थी। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको यहां आना नहीं चाहिए था। वह कहने लगी, फिर कहाँ जाती मैं? मैंने कहा, आपको क्या लगता है, आपको यहां पर सुरक्षा मिल सकती है? तो वह कहने लगी, हाँ, तभी तो मैं यहां वापस आ गई। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। मैंने कहा, वो ठीक है, लेकिन हूं तो इंसान ना, फरिश्ता तो नहीं हूं। और फिर मेरे मोहल्ले वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे, पूछेंगे कि आप मेरी क्या लगती हैं। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? वह आंसू टपकाने लगी। फिर कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे आपके अलावा किसी का भी भरोसा नहीं है। मैंने खाना खाया। फिर उससे मैंने कहा कि देखिए, मर्द कोई भी हो, भरोसे के लायक हरगिज नहीं होता, जब तक कि वह आपका अपना न हो। आपको शायद अंदाजा नहीं है, जिस रात बारिश में मैं आपको अपने घर के अंदर लेकर आया था, आपको देख के मेरी भी नीयत फिसल गई थी। ये सुनकर उसने मुझे गौर से देखा और मैंने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लीं। उसने दाल पकाई थी। शायद घर में दाल ही मौजूद थी, लेकिन वह बहुत स्वादिष्ट बनी थी। मैं साथ साथ सलाद खाता जा रहा था, साथ साथ उसे सच बताता जा रहा था। मैंने कहा कि दिल बढ़ा चाहा कि कुंडी लगाऊं और समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं उसे हकीकत से रूबरू कराना चाह रहा था। उसके माथे पर बल पड़े। मैंने कहा, मुझे गलत मत समझे, लेकिन मैं एक मर्द हूं, बेशक बहुत शरीफ हूं, लेकिन एक इंसान हूं। मुझसे फरिश्तों जैसा बिहेव करने का न समझे। फिर जब आप सो रही थीं, और जितनी आप खूबसूरत हैं, किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो एक आम सा बंदा हूं, मेरी भी नीयत फिसल गई थी, लेकिन बाखुदा मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। पूरी रात मैंने बाहर सहन में कुर्सी पर बैठ के गुजारी है। यकीन माने, सुबह तक कमर ताक ताक हो चुकी थी। अब रोज रोज ऐसी आजमाइश तो मैं नहीं दे सकता। आज वैसे भी काले बादल छाने शुरू हो गए हैं, पता नहीं कब रात को फिर तूफानी बारिश शुरू हो जाए। अब आप बताइए कि आप कमरे में सोएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? बस एक ही कमरा है मेरे घर में। वह कहने लगी, आप कमरे में जाकर सो जाइएगा, मैं सहन में गुजारा कर लूंगी। मैंने कहा, देखे, ये मसले का हल नहीं है। वह कहने लगी, तो फिर आपकी नज़र में मसले का हल क्या है? मैंने कहा, मुझे बता क्यों नहीं देती कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपके साथ क्या हुआ है, वो लड़के कौन थे? वो कहने लगी, बस ये समझ लें कि अपनी इज्जत बचा के भागी थी, लेकिन वो लोग मुझे शराब पिला चुके थे, इसलिए घर से तो भाग आई, लेकिन कहीं पर भी जाती तो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। मुझे आपकी गाड़ी नजर आई, इसलिए बैठ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं महफूज थी, इसलिए मुझे लगा कि यहां से ज्यादा महफूज जगह मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मैंने कहा, और उन लड़कों के पास कैसे पहुंची? ये सुनकर वो फिर से रोने लगी। कहने लगी, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था, बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझे जरा भी पसंद नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं समझती थी। उसने अपने दूर के भाई असद से मेरी शादी करना चाही।
मैं वहां से भागी और उन लड़कों से पनाह मांगी, पर मैं यह नहीं जानती थी कि वो भी। यह कहकर वे फिर से रोने लगी। कहने लगी, उन्होंने मुझे गाड़ी में शराब पिला दी, मुझसे कहने लगे सॉफ्ट ड्रिंक है। लेकिन इससे पहले कि वह मेरे साथ कुछ करते, मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के भाग गई। तभी वहां से कुछ फासले पर आपकी टैक्सी खड़ी थी, तो मैं वहां बैठ गई और आपसे गाड़ी चलाने के लिए कहा। बस ये हुआ था। मैंने कहा, मैं आपके वालिद के घर आपको छोड़ दूं? तो वह कहने लगी, आप क्या चाहते हैं? अभी भी मेरी सौतेली माँ अपने उस बिगड़ैल भाई असद से मेरी शादी करवा देगी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? वह कहने लगी, बस मुझे पनाह दे दें। मैंने कहा, मैं ऐसे नहीं दे सकता पनाह। पनाह देने के लिए मुझे आपसे निकाह करना पड़ेगा। वह कहने लगी, वो क्यों? मैंने कहा, जाहिर है मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत है। अगर मैं ऐसे किसी अजनबी लड़की के साथ रहूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर कहने लगी, ठीक है, आप मुझसे निकाह कर लें। वह लड़की काफी खूबसूरत थी। सच पूछें तो मैं भी यही चाहता था कि वह निकाह के लिए रजामंद हो जाए। फिर मैंने अपनी छोटी बहन सलमा को बुला लिया। वह आई तो मैंने उस लड़की के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसने अपने शौहर काशिफ को बुला लिया, साथ में 3-4 लोगों को और बुला लिया, और मेरा निकाह जोया के साथ हो गया। मेरी बहन ने मुझसे पैसे लिए और उसके लिए शादी की पोशाक के साथ साथ उसके रोजमर्रा के कपड़े भी ले लिए। 2 घंटों में उसने सारी शॉपिंग की। निकाह के बाद मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाकर खाना भी खिला दिया। सबको यह पता चला कि वह मेरी बहन की कोई दोस्त है और मेरी बहन ने यह निकाह करवाया है। लड़की यतीम है और बेसहारा है। मेरी बहन ने शुक्र किया कि मैंने किसी लड़की से शादी तो की। बहरहाल, रात तक मेहमानों के जाने के बाद मेरी बहन सलमा भी अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि रुकने की जगह थी ही नहीं। मैं जब कमरे में गया तो वह बनी ठनी बैठी थी, लेकिन अभी भी गुमसुम सी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया तो वह और भी ज्यादा सिमट के बैठ गई। मसला ये था कि चारपाई एक ही थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, देखो, अभी तो मेरी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं सेकंड हैंड बेड का इंतजाम कर लूंगा। उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं उठ के खड़ा हो गया। फिर अपनी अलमारी के लॉकर में से अम्मा की पुरानी अंगूठी निकाली, जो सोने की थी। बाकी थोड़ा बहुत जेवर तो बहन को दे दिया था, लेकिन ये एक अंगूठी उसने रहने दी थी। वह कहने लगी थी कि जब तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा तो इसे सोने के पानी से धुलवा लेना और फिर अपनी बीवी को मुंह दिखाई में दे देना। लेकिन इतनी फुर्सत ही कम मिली थी। वही अंगूठी मैंने, जो कप से साफ की हुई थी और एक कप के अंदर रखी हुई थी, उस पर मट्टी पड़ गई थी। फिर मैंने उसे साफ किया और उसके पास ले आया। वह मुझे ही देख रही थी। मैंने कहा, इतनी इमरजेंसी में शादी हुई है, ये अंगूठी अभी ऐसे ही पहन लो, बाद में मैं इसे सोने के पानी से धुलवा के तुम्हें दे दूंगा। वह कहने लगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से भी हो सकती है। वह अभी भी चुप थी। मैंने कहा, कुछ कहोगी नहीं? वह कहने लगी, क्या कहूं? मैंने कहा, उस रात बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा भी न सकी। मेरे दिल में कुछ और सवालात थे जो मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। पूछना यह चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं जैसे ही उसके करीब आने लगा तो वह कुछ पीछे हटी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं कब से सब्र के बांध बांधे हुए था, लेकिन उस वक्त मेरी बेताबियां अपनी ऊंचाइयों पे थीं। मैं इस कदर बेखुद सा हो गया कि उसके हुस्न में खोने लगा। इसके बाद उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली थीं। मैंने उससे पूछा कि आंखें क्यों बंद करके रखी हैं, तो कहने लगी, शर्माती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वह खुश नहीं है, क्योंकि बदले में वह मुझे वैसी मोहब्बत नहीं दे रही थी जैसी कि एक बीवी देती है। शायद पहली पहली बार रिश्ते में बंधने से ऐसे ही होता होगा। मैं बहुत खुश था। सुबह जब मेरी आंख खुली तब वह कमरे में नहीं थी। जब मैं बाहर आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसे लग रहा था कि जैसे वह बहुत रोई है। पता नहीं, यह लड़की मेरे लिए एक पहेली थी। मुझे देख के फौरन से
वह किचन में चली गई। कहने लगी, वो मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी, आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैंने कहा, हाँ बना दो। मैं किचन में उसके पीछे ही आ गया। मैंने कहा, जोया कोई बात है, तुम क्यों रोई हो? वह कहने लगी, नहीं मैं भला क्यों रोऊंगी। उसकी आवाज में नमी सी महसूस हो रही थी, जैसे वह वाकई रोई हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि उसके अतीत से मैं बिल्कुल नावाकिफ था। जो बातें उसने बताई हैं पता नहीं सच्ची थीं या फिर झूठी। मैंने कौन सा सब कुछ देखा था। फिर सोचा कि शायद उसको अपने घर वाले याद आ रहे होंगे। जब वह नाश्ता बनाकर बाहर रखने लगी तो मैं कुर्सी पर बैठ गया, वह भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने कहा कि पहले तो तुम्हें यह मसला था कि तुम्हारी सौतेली माँ अपने बिगड़ैल भाई असद से तुम्हारा निकाह न करवा दे, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है। चलो आओ तुम्हें तुम्हारे अब्बा से मिलवा के लेकर आता हूं। ये सुनकर उसकी रंगत पीली पड़ गई। वह एकदम से घबरा गई। कहने लगी, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आप नहीं जानते, वह बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं यहीं रहूंगी आपके पास। मेरी शादी को 8 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे वह खुश नहीं लगती थी। जैसी खुशी एक लड़की को शादी के बाद होती है, वह नहीं थी। रात को जब मैं घर आता तो वह किचन में किसी सोच में डूबी खाना बना रही होती थी। मैं उसे जोया कहकर पुकारता तो बुरी तरह से चौंक जाती। मैं उसे बेतहाशा मोहब्बत देने लगा। जितना उसका ख्याल रख सकता था रख रहा था। जो भी पैसे कमाता था लाकर उसके हाथ पर रख देता था। वह मेरी शक्ल देखने लगती थी। मैंने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तो कहती थी, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। 20 दिन गुजर गए, लेकिन उसके रवैये में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह मुझसे बेतकल्लुफ ही नहीं होती थी। जो कहता था चुपचाप हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। मेरा जी चाहता था कि वह वैसी रहे जैसे हर लड़की रहती है। एक बार मैंने उसे कहा, जोया, जो तुम्हारे दिल में है वह साफ साफ मुझसे कह दो। यहां पर वैसे रहो जैसे रहना चाहती हो। ये तुम्हारा घर है। अब तो मैंने उसे सेकंड हैंड फर्नीचर भी लाकर दे दिया था, कमरा भी सजा दिया था। मैंने कहा, इसे सजा के संवार के रखा करो और खुश रहा करो। मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वह खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, मैं खुश हूं। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं लगता? मुझे भी तो लगे कि तुम खुश हो। तुम हंसती नहीं हो, मुझसे बातें नहीं करती, जो पूछता हूं जवाब दे देती हो, बस खाना सामने रख देती हो। मियाँ बीवी में तो सब बातें होती हैं। मेरा भी दिल चाहता है जब मैं थका हारा वापस आऊं तो तुम मुझसे जी भर के बातें करो। कहने लगी, क्या बातें करूं? आप बता दें, मैं वह बातें कर लिया करूंगी। मैंने कहा, और कुछ नहीं कर सकती तो प्यार मोहब्बत की बातें कर लिया करो। लेकिन मैं कह कह के थक चुका था। उसका रवैया वैसे का वैसा ही था। मैं उसके बारे में कुछ मजबूरन सोचने लगा था। ऐसी कोई लड़की नहीं होती जैसी वह थी। मेरी बहन सलमा भी आती थी, वह उसके साथ भी बातें नहीं करती थी। खाना बनाकर रख देती थी, खाने का पूछ लेती थी, सब कुछ करती थी, बस बोलती नहीं थी। इस बात को मेरी बहन ने भी महसूस किया था। और फिर एक बार वो हुआ जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। रात के वक्त मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? वो शख्स कहने लगा, दरवाजा खोलो, तुमसे काम है। मैंने दरवाजा खोला तो वो एक नौजवान था, मेरी उम्र का था। घर के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, अंदर क्या देख रहे हो? कौन हो आप? तो कहने लगा, मुझे जोया से मिलना है। ये सुनकर मैंने उसे हैरत से देखा। फिर मैंने कहा, आप कौन हैं? तो कहने लगा, मैं जोया का शौहर हूं। यह सुन के तो मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। मैंने कहा, दिमाग तो दुरुस्त है, क्या बकवास कर रहे हो? कहने लगा, बकवास नहीं कर रहा, उसे बाहर बुलाओ, वह मुझे जानती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर वह लड़की पहले से शादीशुदा थी तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला और वह मेरे साथ निकाह कैसे कर सकती थी? उस शख्स ने मुझे अंदर की तरफ धकेला और अंदर दाखिल हो गया। फिर जोया जोया पुकारने लगा। वह डरी सहमी कमरे से बाहर आई। उसे देख के वह अपनी सांस लेना भूल गई। मैंने जोया की तरफ देखा, उससे कहा, क्या तुम इसे जानती हो? वह कुछ नहीं बोल रही थी। मैं उसके पास चला गया।
मैंने कहा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या तुम इसे जानती हो? ये शख्स कह रहा है कि यह तुम्हारा शौहर है। ये कैसे तुम्हारा शौहर हो सकता है? और अगर यह तुम्हारा शौहर है तो तुम निकाह पर निकाह कैसे कर सकती हो? वह रोने लगी, कहने लगी, मेरे शौहर अयान ने मुझे तलाक दे दिया था और फिर इसे तलाक देने के बाद अफसोस होने लगा। यह मुझे हलाले के लिए कहने लगा। हलाले के लिए इसे एक नौजवान की जरूरत थी जो इस बात को राज रखे, लेकिन वह जिससे भी मेरा हलाला करवाता तो फिर यह बात खुलकर सबके सामने आ जाती। इसीलिए इसने यह सारा ड्रामा रचाया था। एक बार मेरा शौहर तुम्हारी टैक्सी में बैठकर सफर कर चुका था, लेकिन इस बात को 6 महीने गुजर गए हैं। तुम्हारे साथ बातें करने पर इसे अंदाजा हो गया था कि तुम एक शरीफ इंसान हो और शादी की जिम्मेदारी से दूर भागते हो। इसीलिए जब तुमने इसे कहा कि मैं अपने घर में सामान रख के आता हूं, फिर आपको छोड़ दूंगा, तो इस बहाने से वो तुम्हारा घर देख चुका था। जब उसने मुझे तलाक दिया तो पहले तो बहुत परेशान हुआ कि किससे हलाला करवाए और कौन होगा जो खामोशी से हलाला कर दे और शोर भी न मचाए, किसी को कानों कान खबर भी ना हो। इसलिए उसे लगा कि अगर तुमसे खामोशी से हलाला करवाया जाए और तुम्हें पता भी न चले तो फिर ठीक रहेगा। उस रात तेज बारिश में जो कुछ भी हुआ वह सब हमारा रचाया गया ड्रामा था। मुझे जबरदस्ती तुम्हारे घर भेजा गया। वह जानता था कि तुम मुझसे निकाह कर लोगे, बेसहारा लड़की समझ के। फिर जैसा वह चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। एक मौलाना साहब ने कहा था कि एक दिन का हलाला हलाला नहीं, जनाकारी होती है, इसलिए 3 महीने गुजारने पड़ेंगे। 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो। मेरा तो दिमाग ही चकरा के रह गया। मैंने कहा, क्यों क्यों तलाक दे दूं मैं? मैं उस नौजवान अयान के पास आ गया। वह काफी गुस्से में था। कहने लगा, देखो शराफत से मेरी बीवी को तलाक दे दो। मैंने कहा, एक तो यह कि वह तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी बीवी है, और दूसरा, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ 3 महीने गुजारने के बाद, तुम्हारा हलाला पक्का करने के बाद उसे छोड़ दूंगा? तुमने क्या शादी और निकाह को मजाक समझ रखा है? वह कहने लगा, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं। देखो, मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हूं, लेकिन जितने भी मेरे पास हैं मैं तुम्हें सारे पैसे दे देता हूं। मैंने कहा, अपने पैसे अपनी जेब में रख। बीवी को तलाक देने से पहले सोचते नहीं हो कि तलाक क्यों दे रहे हो? क्या निकाह का रिश्ता तुम्हारे लिए मजाक है? गुस्सा आएगा तो तलाक दे दोगे, फिर जब अपने किए पर अफसोस होगा तो उसे दूसरे मर्द के हवाले कर दोगे ताकि तुम्हारा हलाला पक्का हो सके। क्या मजाक समझ रखा है तुमने जिंदगियों को? यह मेरी बीवी है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। वह कहने लगा, पहले पूछ लो उससे, वो तो तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं? मैंने कहा, उसने निकाह अपनी मर्जी से किया है। 3 महीने से वह मेरे साथ रह भी रही है, बाकी की जिंदगी भी गुजार लेगी। वह नौजवान अयान जोया के पास आ गया। कहने लगा, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो जोया? हमारा प्लान तो यही था ना कि तुम इससे तलाक मांगोगी, फिर तुमने क्यों नहीं लिया इससे तलाक? उसने कहा कि मैं तुम्हें बार बार फोन करके यही कह रहा था कि यह मामला खुद सुलझा लो। वह कहने लगी, मैं यह नहीं कर पाई। फिर वह अपने मुंह पर हाथ रख के फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, इसीलिए क्योंकि इसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। मोहब्बत क्या होती है मैंने इस शख्स के साथ रहकर देखा है। ये भले ही गरीब है, लेकिन अपनी औकात से बढ़कर इसने मेरा ख्याल रखा है। हर पल मैं सोचती थी कि आज कहूंगी, कल कहूंगी, लेकिन इसकी मोहब्बत मुझे कहने की इजाजत ही नहीं देती थी। तुम मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी जिसमें तुम जरा जरा सी बात पे मुझे तलाक की धमकियां देते थे? जोया, ऐसा मत करो, तलाक दे दूंगा। वैसा मत करो, तलाक दे दूंगा। तुम्हारे घर वालों की खिदमत करते करते मैं थक गई थी, मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं था। इस तरह हमेशा तलाक की धमकी से डरते डरते मैंने तुम्हारे साथ 2 साल गुजारे। लेकिन हुआ क्या? तलाक का थप्पड़ तो तुमने फिर भी मेरे मुंह पर दे ही मारा ना। और फिर तुम्हें एहसास होने के बाद तुमने हलाले की सूली पर भी मुझे चढ़ाना चाहा।
लेकिन अब मैं ऐसी कोई आजमाइश नहीं देना चाहती। तुम्हारे बार बार फोन करने पर मैंने अपने शौहर के साथ कभी वह मोहब्बत की ही नहीं जिसका वह हकदार था। हर वक्त मुझे डर लगा रहता था कि पता नहीं तुम क्या करोगे, पता नहीं मेरी दूसरी शादी का सुन के यह शख्स मुझे छोड़ न दे। लेकिन अब मुझे तसल्ली हो गई है कि वह मुझे नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह कहकर वह मेरे पास आ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने उस लड़के अयान से कहा कि सुन लिया तुमने, अब तुम जा सकते हो। वह वहां से गुस्से से जोया को घूरता हुआ चला गया। फिर वह रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें कहा था ना कि सच बता दो। वह कहने लगी, कैसे बताती मैं सच? सच बता देती तो शायद तुम मुझसे शादी ही न करते। मैं तुमसे मोहब्बत करते हुए डरती थी कि कहीं तुम सच जानने के बाद मुझे छोड़ न दो। फिर वह कहने लगी कि जो शख्स बीवी को तलाक की धमकियां देता रहता है, औरत को समझ जाना चाहिए कि यह शख्स कभी उसके साथ घर बसाना चाहता ही नहीं है। खैर, मैंने जोया का हाथ थाम लिया। उसके आंसू मेरे दिल को भिगो रहे थे। उसकी मजबूरी और उसके सच्चे जज्बात अब मेरे सामने थे। मेरे मन में अयान के लिए गुस्सा था, पर जोया के लिए सिर्फ गहरी मोहब्बत और हमदर्दी थी। बस अब और नहीं रोना, मैंने धीरे से कहा। जो बीत गया उसे भूल जाओ। तुम अब मेरी बीवी हो और तुम्हारा यह घर है। तुम्हें किसी से डरने की या किसी बात को छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी उंगलियों से उसके गालों पर गिरे आंसू पोंछे। जोया ने पहली बार मेरे सामने खुलकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक नई उम्मीद और चैन था जो मैंने पिछले 3 महीनों में कभी नहीं देखा था। मैं तुमसे माफी मांगती हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सब कुछ झूठ बोलकर शुरू किया, पर अब मैं झूठ नहीं जीना चाहती। मैं तुम्हें वो सब देना चाहती हूं जिसकी तुम हकदार हो। मैंने उसे गले लगा लिया। वह मेरे सीने से लगकर रोई, पर ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और भरोसे के थे। अगले दिन मैंने अपनी बहन सलमा को बुलाया और उसे पूरी सच्चाई बताई। सलमा ये सुनकर हैरान रह गई, पर उसने कहा, मुझे जोया के व्यवहार से कुछ तो अजीब लग रहा था, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम उसने अब सच बोल दिया। अब तुम दोनों एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। जोया ने सच जानने के बाद खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। अब वह शर्माती नहीं थी, खुलकर बातें करती थी और घर को और भी खूबसूरती से संवारने लगी थी। वह अक्सर मेरे साथ टैक्सी के काम की बातें करती और मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती। अब जब मैं रात को थका हारा घर आता तो वह दरवाजे पर मेरी मुस्कुराहट के साथ इंतजार करती थी। वह अब मेरी सिर्फ बीवी नहीं थी बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई थी। इस कहानी की सीख यह है कि प्यार और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। जबरन या धमकी से बने रिश्ते कभी टिक नहीं पाते। अयान ने शादी को एक मजाक समझा और तलाक को धमकी के रूप में इस्तेमाल किया, जिसके कारण वह जोया के प्यार और विश्वास दोनों को खो बैठा। आपने अपनी ईमानदारी, शराफत और निस्वार्थ प्रेम से जोया को सुरक्षा और सच्चा प्यार दिया। जोया ने जब आप में सच्चा हमदर्द देखा तो वह हलाला जैसे दर्द भरे मजबूरी के बंधन से निकलकर मोहब्बत के रिश्ते को चुनने के लिए तैयार हो गई। रिश्ते में दिखावा या चालाकी क्षणिक सफलता दे सकती है, लेकिन ईमानदारी और समर्पण ही उसे हमेशा के लिए मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। धन्यवाद।